नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जीके जीएस के हम आपको प्रश्न प्रैक्टिस जो है वो करा रहे हैं। तो इसमें हमारा सेट नंबर 18, इससे पहले हमने जो है वो देखा था। सेट नंबर 18 के अंतर्गत हमने जो संविधान टॉपिक है वो स्टार्ट कर दिया था। तो स्टार्टिंग के 30 प्रश्न देखे थे। यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम सेट नंबर 19 के अंतर्गत आगे के 30 प्रश्न जो है वो देखेंगे, यानी कि प्रश्न नंबर 31 से लेकर के 60 तक हमारे प्रश्न जो है वो जाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 31 से। और इससे पहले हम अभी तक दो टॉपिक पर लगभग 400 प्रश्न करा चुके हैं, जिसमें भारत का इतिहास और दूसरा टॉपिक हमारा जो है वो भूगोल जो है वो समाप्त हो चुका है, जो कि प्लेलिस्ट में आप इससे पहले की क्लासेस देख चुके हैं। तो 31 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं कि भारतीय संविधान इनमें से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। भारतीय संविधान की अगर बात करें तो इनमें से वो कौन सी नागरिकता जो है वो प्रदान करता है? एकल, या फिर दोहरी, या फिर दोनों, या फिर इनमें से जो है वो कोई नहीं। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन एकल नागरिकता यहां पर जो है वो सही हो जाएगा। एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है, ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लैंड से ये अवधारणा जो है वो ली गई है। ब्रिटिश संविधान अर्थात इंग्लैंड से ये जो है वो ली गई है। और भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता जो है वो प्रदान करता है। और नागरिकता के लिए अलग अलग शर्तें भी होती हैं, जैसे आप विवाह संबंधी होती हैं, कितने समय तक आप रुके हैं, बाहर के रुके हैं, हमारे देश में रुके हैं। तो इस प्रकार से 32 प्रश्न आपका है कि भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। देखिए वही क्वेश्चन पूछ भी लिया गया। जन्म से प्राप्त की जा सकती है, वंशानुक्रम, या फिर देशीकरण, या फिर सभी से। तो कौन कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा, बताइए। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? आंसर की बात करते हैं तो आपका भारत में अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ हो, तो कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है वो माना जाएगा। तो जन्म से आपका इसी प्रकार हो जाएगा। इसी प्रकार वंशानुक्रम भी इसी में आ जाता है, देशीकरण भी आ जाता है। तो कुल मिलाकर आंसर इन सभी से आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे इसमें ये भी शर्त होती है कि उसके दोनों अभिभावक भारत के नागरिक हों, या फिर एक अभिभावक भारतीय हो और दूसरा अभिभावक उसके जन्म के समय पर गैर कानूनी अप्रवासी जो है वो ना हो। तो वो नागरिक भी भारतीय या विदेशी हो सकता है। तो इस प्रकार की अलग अलग बहुत सी शर्तें हैं। तो आंसर कुल मिलाकर डी वाला यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। प्रश्न आपका है भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार से किया जा सकता है? बताइए भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार से किया जा सकता है? नागरिकता का परित्याग कर दें आप, या फिर सरकार द्वारा नागरिकता छीन ली जाए, या फिर अन्य देश की नागरिकता आप ग्रहण कर ले, या फिर सभी प्रकार से। तो कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो अगर आपने जैसे कोई अपराध से नागरिकता प्राप्त की है, तो उस दशा में कैंसिल हो जाता है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 वर्ष के भीतर किसी भी देश में या उससे कम 2 वर्ष की सजा हुई हो, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। या फिर नागरिकता का आप परित्याग कर दें, या सरकार ही नागरिकता आपसे छीन ले, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लें, तो ये सभी कंडीशन लग जाती हैं। तो कुल मिलाकर आंसर उपरोक्त सभी जो है वो हो जाएगा। भारतीय नागरिकता का अंत इन सभी प्रकार या आधार पर जो है वो हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, आपसे पूछा गया है? अधिवास, पंजीकरण, वंशानुक्रम, संपत्ति, स्वामित्व। बताइए कौन सा सही होगा। कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो है वो नहीं है? आंसर की बात करते हैं तो इन चारों में से आपका संपत्ति स्वामित्व जो है आपका सही होगा। बाकी सभी आधार जो है वो होते हैं, परंतु संपत्ति स्वामित्व जो है आधार नहीं होता है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। अगला देखते हैं, वर्तमान में भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो कितनी है? बताइए वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 25 और 7, 27 और 8, 29 और 7, 28 और 5। कौन सा इनमें से सही होगा? तो देखा जाए तो ऑप्शन में यहाँ पर इन्होंने चारों ही गलत दे रखे हैं, क्योंकि प्रश्न आपका पहले का बना होगा। तो टोटल वर्तमान में अगर बात करें तो 28 जो है आपके राज्य हैं, और यहाँ पर ऑप्शन 28 वाला और कोई है नहीं। तो 28 राज्य और 8 जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन को ही करेक्ट कर देते हैं, यानी 28 और 8 यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी नाम भी आपको पता होना चाहिए कि केंद्र शासित प्रदेश में आते कौन कौन से हैं, किनको जोड़ा गया है, क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया था या दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इनका संयुक्त रूप से नाम जोड़ दिया गया। वो सारी चीजें हमने आपको पहले बताई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 36। भारतीय संविधान में जो नागरिक हैं उनके मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 13 से 36, 15 से 39, 16 से 40। बताइए कौन सा सही होगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किस भाग में आता है। तो संविधान के
आप कहेंगे भाग 3 में आता है। फिर बात करते हैं इन चारों में से आंसर की, तो जैसा कि सभी आपको पता है 12 से 35 यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। इसी में प्रदान किए गए हैं मौलिक अधिकार, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इनकी सुरक्षा का प्रहरी कौन होता है। बात हो रही है यहाँ मूल अधिकार की, तो आप कहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो होता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। 5, 6, 7 या 8? कितने जो है वो मूल अधिकार जो है वो प्राप्त हैं? चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, तो आप कहेंगे टोटल 7 पहले थे, पर अब वर्तमान में 6 हो गए। एक आपका मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार है, उसे जो है वो हटा दिया गया था आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा? आप कहेंगे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है वो हटा दिया गया था और 300A में अब इसे शामिल कर दिया गया है। तो ये आपका जो है यहाँ से हट जाएगा, तो आपके अब वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए तो टोटल 6 जो है आपका सही हो जाएगा मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद, राष्ट्रपति, उच्च और उच्चतम न्यायालय या सिर्फ उच्चतम न्यायालय? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सी वाला उच्च और उच्चतम न्यायालय जो आप देख रहे हैं, ये जो है आपका बिल्कुल सही होगा। मूल अधिकार जो है मैंने बताया था, इनको प्रहरी के रूप में भी जानते हैं उच्चतम न्यायालय को, और उच्च न्यायालय भी इसमें आ जाएगा, तो प्रवर्तित करने की शक्ति भी इन्हीं को जो है वो प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें जो है वो निहित है? इस प्रकार से अनुच्छेद जो है वो कई बार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। बताइए अनुच्छेद 19(1) या फिर अनुच्छेद 19(2), 21(1), अनुच्छेद 24(2)। अब देखिए कई बार क्या पता है कि आपको पता है प्रेस की स्वतंत्रता 19 में आता है, पर यहाँ पर 19(1), 19(2) दो प्रकार के ऑप्शन दे दिए गए। तो कई बार इस तरीके से भी प्रश्न यानी कि डिटेल में ले जा करके जो है उससे पूछ लिया जाता है। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, कौन सा इनमें से सही होगा। तो ऑप्शन ए और बी में से आंसर की बात करते हैं, तो आप अनुच्छेद 19(1) के साथ जो है वो जाएंगे, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आप कह सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसमें निहित है। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यही अभी हमने ऊपर क्वेश्चन आया था, बताया भी था, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया, और हजारों बार हम इसकी ट्रिक भी बता चुके हैं कि जब भी संपत्ति की बात हो, पैसे की बात हो, तो आप क्या कहते हैं, आप सभी चाहते हैं कि पैसा आपका जो है वो डबल हो जाए। आप क्या चाहते हैं? पैसा आपका डबल हो जाए। तो इसमें कौन सा वो नंबर है जो कि डबल बार आ रहा है, वही आपका आंसर होगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे सी वाले ऑप्शन में 4 दो बार आ रहा है, तो बस इसी से ही इस संपत्ति वर्ड को जोड़ सकते हैं, और कभी भी आप इसमें 44 और 42 में कंफ्यूज नहीं होंगे। सी वाला ही आपका ऑप्शन सही होगा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न पूछ लिया गया है कि संपत्ति के अधिकार को हटा तो दिया गया, पर अब रख किस में दिया गया है? मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, विधिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। संपत्ति का अधिकार जो है वो एक प्रकार का किस अधिकार में जो है वो आता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं, तो ये कानूनी अधिकार कह लीजिए, विधिक अधिकार कह लीजिए, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हालांकि सरल है, परंतु इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। किस भाग में आता है? तो भाग 3 में आता है। कौन से अनुच्छेद में आता है वो यहाँ पर पूछा गया है, और किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था, और 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था, मूल अधिकार बना दिया गया था। चलिए आंसर की बात करते हैं, तो 21A अनुच्छेद आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए इनमें से कौन सी जो रिट है वो याचिका दायर की जा सकती है? मैंडेमस, परमादेश, हेबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, को वारंटो, अधिकार रक्षा, सॉर्सियोरेरी, उत्प्रेषण। अब देखिए प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा स्मार्ट ये हो गया है कि प्रश्न में ऑप्शन जो है वो कई बार इंग्लिश के ही नाम दे दिए जाते हैं, यानी आप पढ़ के परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये सब कहें, और ऑप्शन में इनके ब्रैकेट में इंग्लिश नहीं दिया होता, यानी हिंदी नहीं दिया होता, डायरेक्ट ही इंग्लिश के नाम दे दिए जाते हैं। यही सेम चीज आपको वायुमंडल की जो परतें हैं उसमें भी देखने को मिलता है, इसीलिए मैंने कहा है उसके नाम इंग्लिश हिंदी दोनों में पता होना चाहिए। इसी प्रकार सौरमंडल में जो ग्रहों के नाम है वो भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पता होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो बताइए
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए इनमें से कौन सी रिट दायर दायर जो है वो की जाती है? आंसर की बात करते हैं। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर रखिएगा। हैबियस कार्पस जिसको हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये याचिका जो है वो दायर जो है वो की जाती है किसी व्यक्ति के बंदी बनाए जाने का जो औचित्य है उसका ये परीक्षण करती है। तो बी वाला आपका ऑप्शन हैबियस कॉर्पस जो है वो सही होगा। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और हैबियस कॉर्पस नाम भी याद रखिएगा इंग्लिश में भी। अगला देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। मत देने का अधिकार किसका होता है? यानी कि किस प्रकार का होता है? राजनीतिक अधिकार होता है, नागरिक अधिकार होता है, आर्थिक अधिकार होता है, या फिर कानूनी अधिकार होता है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। मत देने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार में जो है वो आता है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो इन चारों में से आपका राजनीतिक अधिकार जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राजनीतिक अधिकार जो है आपका मत देने का। वैसे ये ऑप्शन तब और ज्यादा बेहतर होता है अगर यहाँ पर ऑप्शन में संवैधानिक अधिकार करके ऑप्शन होता, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट करके होता, तो वो ज्यादा और बेहतर होता। बाकी ऑप्शन के साथ हम ए वाले जा सकते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनका उल्लेख जो है वो किया गया है? तो बताइए कौन सा सही होगा। आधे प्रश्न हमारे हो गए हैं, टोटल 60 प्रश्न तक हैं, तो यानी कि 45 प्रश्न हमारा है। तो वीडियो को लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इस प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें, और जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं उनको याद जरूर करते हुए चलिएगा, रिवाइज जरूर करते हुए चलिएगा। यही क्वेश्चन घूम फिर के बार बार जो है वो रिपीट होते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। अनुच्छेद 36 से 51, आपका सी वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं ये सही होगा। संविधान का कौन सा भाग है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भाग 4 जो है इसमें आता है अनुच्छेद 36 से 51 जो है, इसमें राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उल्लेख जो है वो किया गया है। तो यही आपका ऑप्शन सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 46 की तरफ। अगला प्रश्न 46 है, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्वों में, या फिर मूल कर्तव्य में? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कल्याणकारी जो राज्य है उसकी अवधारणा जो है वो इनमें से किसमें जो है वो निहित है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो इन चारों में से बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की चलिए बात करते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व आपका सही होगा। अभी बताया ना 36 से 51 होता है। तो जब बात होती है 37 की, अनुच्छेद 37 की, तो इसमें सिद्धांतों के कार्यों के बारे में वर्णन किया गया है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य है लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। तो ऑप्शन ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वाद योग्य हैं, वाद योग्य नहीं है, अंशतः वाद योग्य हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो किस प्रकार के जो है इसमें आते हैं? इसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी आता है क्या कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आपके लिए कहाँ से गए हैं, किसके संविधान से लिए गए हैं? तो आप क्या कहेंगे, आयरलैंड से जो है ये लिए गए हैं। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और वाद योग्य हैं या नहीं है, या अंशतः, या इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करते हैं यहाँ पर। तो वाद योग्य जो है आपके नहीं होते हैं। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बाकी सारी चीजें हमने आपको बता दी क्या कि ये जो है 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व आते हैं, भाग 4 में आते हैं, और उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना। ऊपर क्वेश्चन भी अभी आया था। और 42वां संविधान संशोधन जो है 1976, उससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं जिसको हम लघु संविधान का नाम देते हैं। बाकी आगे क्वेश्चन आएगा तो हम जानते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए किस एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, 43, 44, कौन सा सही होगा? सिविल संहिता, समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता भी कहते हैं, इसका जो उल्लेख है वो संविधान के किस भाग में है? तो भाग तो आपका जो है वो 4 है। किस अनुच्छेद में है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो 4 भाग है ही है, और इसमें अगर एक और आप 4 लगा देंगे तो 44 हो जाएगा, और अनुच्छेद 44 आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ये आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? आपको बताना है। बताइए, समान नागरिक संहिता लागू जो है वो किस राज्य में है? और ये इकलौता आपका राज्य है
जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। हरियाणा, बिहार, गोवा, कर्नाटक, इन चारों में से तो आपका आंसर गोवा यहाँ पर सही होगा। गोवा राज्य इकलौता है यहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है। तो आपका ऑप्शन यही जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर 50 देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा जो है वो की जाती है। 14, 16, 8 या 12, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है कितनी आयु तक के वर्ग। तो हमने अभी ऊपर शायद बताया भी था कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए 86वां संविधान संशोधन जो है था, जिसमें अनुच्छेद 21 के तहत ही निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। तो जो एज फैक्टर था वो था 6 से 14। और यहाँ पर किस आयु तक के पूछा है, तक के मतलब लास्ट वाला डिजिट पूछा गया है, कहां तक की जो मैक्सिमम लिमिट है वो पूछी गई, यानी कि 14 वर्ष आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ये भी आसान सा बेहद प्रश्न है, पर ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और आपको पता होना चाहिए। बताइए कौन सा सही होगा। जो मूल कर्तव्य हैं इनको तो शामिल किया गया है, परंतु किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। तो 42वां संविधान संशोधन है आपका 1976 का। इसके ही द्वारा संविधान का जो भाग 4 था, इसमें 4 का जो है इसको जोड़ा गया और पहली बार संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और किस अनुच्छेद में, तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो बी वाला अनुच्छेद 51 का आपका जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है। जर्मनी, आयरलैंड, पूर्व सोवियत संघ या फिर दक्षिण अफ्रीका, कौन सा सही होगा। मूल कर्तव्यों को जो शामिल किया गया है वो कहां से शामिल किया गया है, किस देश से शामिल किया गया है, वो आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं तो पूर्व सोवियत संघ, यहाँ पर ऑप्शन सी वाला जो है बिल्कुल सी वाला सही होगा। यहाँ से जो है शामिल किया गया है। कई बार ऑप्शन में सोवियत संघ ना दे करके रूस दे दिया जाता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसको टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। अनुच्छेद हम ऑलरेडी बता चुके हैं, मूल कर्तव्य 51A। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। तो एक्चुअल में जो पहले आपका था तो वहां पर जो संख्या थी वो 9 हुआ करती थी। 10वां जो आपका मौलिक मूल कर्तव्य जो था इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य था, अधिकार नहीं मौलिक कर्तव्य था, इसको जोड़ा गया था 2002 में, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके जरिए। तो कुल मिलाकर 10 के बाद 11, यानी टोटल अब बात करें तो मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो टोटल कितनी है, तो आप कहेंगे 11 है। बाकी लिया कहाँ गया है, तो यूएसएसआर के संविधान से मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य जो है इनको लिया गया है। ये तो आपको रटा ही होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अच्छा है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है, या फिर आपका भारत सरकार का मुख्य सचिव जो है वो होता है, जिसको हम कहते हैं सरकार का वास्तविक अध्यक्ष भी कहते हैं, और भारत का भारत में जो कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष भी कहते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन अलग लगाते हैं। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन राष्ट्रपति जो है वो सही होगा। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। यहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संघ के संदर्भ में पूछा गया है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है। संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। तो भारतीय संघ की जो शक्ति है वो आपकी बिल्कुल जो ऊपर वाला हमने क्वेश्चन देखा था उसी बिहाफ पर इसे आप याद रख सकते हैं। ये आपका ऑप्शन राष्ट्रपति जो है वो सही होगा। प्रश्न में ऐसे करके भी दिया जाए, संघ की कार्यकारी शक्ति करके भी जो है वो दे दिया जाता है, तो कार्यकारी शक्ति करके होगा तब भी आपका ऑप्शन ये होगा। कार्यकारी जो शक्ति है यानी संघ की कार्यकारी शक्ति
राष्ट्रपति में निहित होगी, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो ये अनुच्छेद 53 जो है वो आपका कहता है। और इस संविधान के अनुसार ही उसके द्वारा या तो सीधे या उसके अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से इसका जो है वो प्रयोग किया जाएगा। ये भी इस आर्टिकल 53 में जो है वो बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या फिर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषद जो है उनके निर्वाचित सदस्य, या फिर आपका संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है ये निर्वाचक मंडल में किसके? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी जो विवाद हैं वो किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति को, लोकसभा सदस्य को, निर्वाचन आयोग को, उच्चतम न्यायालय को? बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। पद ही आपका राष्ट्रपति का इतना बड़ा है तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगी। ये सब बड़े से बड़े जो काम है वो हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम जो कोर्ट है उसमें ही जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन उच्चतम न्यायालय आपका जो है वो सही होगा। राष्ट्रपति पद का चुनाव है, इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व या फिर सभी? कौन सा आर्टिकल इससे संबंधित है? तो 55 आर्टिकल जो है इससे संबंधित है। और इन चारों में से आंसर की बात कर लेते हैं कौन सा सही होगा। तो एकल संक्रमणीय भी इसमें आ जाएगा, अप्रत्यक्ष मतदान भी आएगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व आएगा। आंसर आपका उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर होगा। 55 जो आर्टिकल है ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है वो होता है। चलिए अगला देखते हैं। सेकंड लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सेवाओं ना कहकर के यहां पर होना चाहिए सेनाओं का, ना हो कर लीजिए इसको। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, फील्ड मार्शल? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तीनों सेनाओं की बात की गई, थल जल और वायु करके जो नहीं क्वेश्चन आता है वो। तो चलिए आंसर की बात करते हैं कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो आपका ऑप्शन राष्ट्रपति जो है वो सही होगा। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो है आपका होता है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आगे भी आपको मिलता रहे। लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है और दोपहर के 3 बजे की भी है। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रश्न आपका है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी जी? कौन सा इनमें से सही होगा? राष्ट्रपति पूछा गया है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। कोई भी इस प्रश्न को गलत नहीं करेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके पहले राष्ट्रपति जो है वो थे। तो यही आपका बिल्कुल सही होगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति जो है वो कौन थे। ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह, सी ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी और डी ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। लाइव टाइमिंग हमने आपको पहले ही बता दी, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।